नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, एक सिद्धांत पर गुजार दी मैंने अपनी सारी जिंदगी। एक सिद्धांत पर गुजार दी मैंने अपनी सारी जिंदगी। जिसको अपना माना उसको कभी धोखा नहीं दिया। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और जो एनटीए की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी प्यारे बच्चों, इसको ना आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी ना जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है ना, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा प्यारे बच्चों। जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो ज्वाइन कर लेना। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा वहां से आप पीडीएफ मिल जाएगी, और बिल्कुल डिटेल वाइज कोई भी मेरी जैसे कंप्यूटर की पीडीएफ, सारी की सारी पीडीएफ उस ग्रुप से आप ले सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल है ना, रेफरेंडम को कहा जाता है। गुरुजी ये क्या होता है, रेफरेंडम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, इसे जनमत संग्रह भी कहा जाता है, या मत संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्या है कि किसी भी मामले में ना, मतलब जनता की क्या ले लेना, राय ले लेना। जैसे प्यारे बच्चों आप पढ़ते हो 565 रियासतें थी, उनमें 563 रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को गया था। उसमें कुछ ऐसी रियासतें थी जिनको जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया था। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाली आया था रेफरेंडम को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या कहा जाता है, ढाल। इसका हिंदी अनुवाद है ना, जनमत संग्रह या मत संग्रह होता है। यानी जनता की क्या लेना, किसी भी मामले पर जनता की क्या लेना, राय लेना। तो बहुत सी ऐसी रियासतें थी, और एक रियासत आप कमेंट करके बताना जिसे जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया था। और नहीं बताया तो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन जी ने दी थी। डेमोक्रेसी क्या होती है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए किया गया शासन ही क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। और आज के नेताओं ने ना अब्राहम लिंकन की परिभाषा को बदल दिया है। जब अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, ठीक है, और क्या कहा था? फॉर द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी किसके लिए? लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। बाय द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल। आज के नेता क्या कहते हैं? बाय द पीपल, लोगों को रिश्वत द्वारा खरीद लो। और जब इलेक्शन जीत जाओ ना, तो इलेक्शन जीतने तक ऑन रहो, और बाद में ऑफ द पीपल, जनता को क्या कर दो? ऑफ कर दो। अपना काम है बनता, बाहर में जाए जनता। और फॉर द पीपल, इलेक्शन जीतो और फॉर को फार बना दिया और दूर चले जाओ। ये सच्चाई है या नहीं है? इस डेफिनेशन ये अपने तरफ से बनाई गई है, सच्चाई है या नहीं है कमेंट करके जरूर बताना। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? रेफरेंडम को कहा जाता है, जिसे जनमत संग्रह या मत संग्रह कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? ठीक है, यानी आरक्षित जाति के लिए क्या नहीं रहेगा? आरक्षित नहीं है। ऐसे मतलब प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन के हिसाब से आप इजिली फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें रहेगी? आरक्षित सीटें कितनी रहेगी? हरियाणा में विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी है प्यारे बच्चों? विधानसभा की 17 आरक्षित सीटें हैं। हरियाणा में विधानसभा की कितनी आरक्षित सीटें हैं? 17 आरक्षित सीटें हैं। हरियाणा के जिले कितने हैं? 22। आरक्षित कितनी है? 17। तो आपको बताना है कि 5 है ना, आप है ना 5 उन डिस्ट्रिक्ट के नाम बताना जिसमें विधानसभा की आरक्षित सीटें नहीं है। और जो सबसे पहले बताएगा ना, उसका नाम कल मैं वीडियो में लूंगा। केवल कितने जिले हैं? 5 ऐसे जिले हैं। और ये 22 की 22 जो आरक्षित जिलों की 17 आरक्षित सीटें मैंने ट्रिक से करवा रखी है। एक एक है ना, नीलोखेड़ी, शाहाबाद है, ठीक है, जैसे बाबल रेवाड़ी की हो गई है, ये सारी की सारी सीटें आपको करवा रखी है। तो आपको ये बताना कि 5 कौन सी सीटें हैं जो आरक्षित, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। लोकसभा की आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के लिए 2 है,
टोटल लोकसभा की 10 सीटें अंबाला और सिरसा अनुसूचित जाति के लिए क्या रहेगी, आरक्षित रहेगी। और विधानसभा की 17 आरक्षित है, 5 कौन सी नहीं है वो बताना है। आगे था निम्नलिखित स्थानों में हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर रहेगी। तो हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी है ना वो लाडुआ में रहेगी। लाडुआ कहां पर रहेगा गुरु जी, कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक लाडुआ विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था, अजीत सिंह ने किया था। ये भी आएगा। अंग्रेजों के टाइम में कौन सा विद्रोह क्यों हुआ गुरुजी, क्योंकि 1803 में ना मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया। किस संधि के तहत, सुरजी अंजन गांव की संधि। और सुरजी अंजन गांव कहाँ का था, महाराष्ट्र का था। मराठों के टाइम में हरियाणा में विद्रोह नहीं हुए। 1809-10 में पूर्ण रूप से हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन हुआ था, हरियाणा मराठों के क्या हुआ था, अधीन हुआ था। 1803 में एक व्यक्ति होता था दौलत राव सिंधिया, उसने हरियाणा को बेचने का काम किया अंग्रेजों के हाथों। 1809-10 में हरियाणा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजों ने जब हरियाणा वालों को सताना शुरू किया तो प्रमुख विद्रोह हुआ। जैसे आप छछरौली का विद्रोह पढ़ते हो, किसान विद्रोह पढ़ते हो, तो उसी में एक लाडवा विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था, अजीत सिंह ने किया था। कैथल विद्रोह हुआ था। बनावाली हरियाणा के प्रमुख विद्रोह भाई प्रदीप सर डाल देना, एक एक विद्रोह डिटेल से करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं प्यारे बच्चों। गेहूं की फसल को बोते समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो बोते टाइम है ना गेहूं के कम ही टेम्परेचर चाहिए, 21 डिग्री से लेकर लगभग, वो तो ऑप्शन के हिसाब से आप फाइंड आउट कर लोगे, लगभग 21 डिग्री से लेकर ना 23 डिग्री तक है ना गेहूं को बोते टाइम क्या चाहिए, कम टेम्परेचर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी तो प्यारे बच्चों आप देखोगे 45 डिग्री के आसपास नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा है। ये तो इंद्र देवता है जो थोड़ा सा इस टाइम है ना बारिश ज्यादा होगी है तो मतलब टेम्परेचर से राहत मिली है। ठीक है, तो गेहूं है ना ये किसकी फसल रहेगी, गेहूं प्यारे बच्चों रवि की फसल रहेगी। और रवि की फसल को किस नाम से जाना जाता है, आषाढ़ी फसल के नाम से जाना जाता है। और खरीफ की फसल को किस नाम से जाना जाता है, तो खरीफ की फसल को ना किस नाम से जाना जाएगा, सावनी फसल के नाम से जाना जाएगा। और रबी और खरीफ के मध्य एक जायद फसल बोई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, चारा फसल। एक एक अगर एग्जाम्पल बताऊं तो गेहूं के साथ है ना जो जौ बोया जाता है, जो सरसों बोई जाती है, ठीक है, जो मटर बोया जाता है, तो वो सारा का सारा है ना रबी में आएगा। और खरीफ में ना जैसे नरमा हो गया, चावल हो गया, ठीक है, और अभी आपका गन्ना वैसे 12 मासी है, खरीफ में होगा। और इसमें ना चारा फसल हो गई, जैसे कुछ खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, ठीक है, ककड़ी हो गई और खीरा हो गया, ये जायद फसलों में काउंट होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपको पक्के बनते हुए दिखाई देंगे। गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा में होती है। एक एग्जाम में आया गेहूं कहाँ पर नहीं होती है या कम होती है, तो मेवात में गेहूं क्या होती है, कम होती है। और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एक जरूरी सूचना है, जो सीईटी का जो बैच है ना प्यारे बच्चों, लाइव बैच है 999 का, अभी के लिए आप प्रदीप 20 का एक कूपन यूज करोगे ना तो ये बैच 20% ऑफ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, 999 वाला 20% और ऑफ हो जाएंगे। और एक सीईटी रिकॉर्डेड है, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, 22 टीचरों का पूरा सिलेबस है, इसमें पूरा लाइव भी है, रिकॉर्डेड है। लाइव चाहिए तो ये ले लेना, रिकॉर्डेड चाहिए ये ले लेना। और 20% इस पर और ऑफ हो जाएगा अगर आप प्रदीप 20 कोड लगाते हो तो देख लेना। अच्छा लगे तो 22 टीचर की टीम है, 74,978 40047 रहेगा। और ये प्यारे बच्चों केवल कब तक रहेगा, 24 तारीख तक है रहेगा। आगे देख लेना आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास में द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई गई। ठीक है, तो ये पशुओं को आश्रय देना, कौन सी योजना अमल में नहीं लाई गई, तो पशुओं को क्या देना प्यारे बच्चों, आश्रय देना। और तो सारी है ना मतलब अमल में लाई गई थी, बहुत सी योजना मैं बताऊंगा। तो पशुओं को आश्रय देने के लिए कोई ऋण देना, ये है ना हरियाणा सरकार द्वारा क्या नहीं लाई गई थी, अमल में नहीं लाई गई थी। और बहुत सी योजना है प्यारे बच्चों, जैसे आप मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जो अब अगर कोई है ना किसान है ना
वो क्या होता है, चावल की बजाय कोई और फसल बोता है तो उसे 7,000 रुपए क्या दिए जाएंगे, प्रति एकड़ दिए जाएंगे। बहुत सी योजना मतलब दी थी, लेकिन पशुओं को आश्रय देना ये योजना क्या नहीं लाई गई थी, पशु आश्रय योजना हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अमल में नहीं लाई गई। किसको आश्रय देना, पशुओं को आश्रय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र, ये आपको प्यारे बच्चों बहुत बार पढ़ा भी होगा और ये क्वेश्चन आएगा भी, देख लेना। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में। अब ये सबसे पहले ये NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पर, करनाल में। गुरुजी तो ऑप्शन में ही था, तो इससे पहले कहां पर होता था, ये बेंगलुरु में होता था। कहां पर होता था, बेंगलुरु में होता था। और बेंगलुरु में इसकी स्थापना 1923 में हुई और इसे करनाल से ट्रांसफर या स्थानांतरित कब किया गया था, 1955 में इसे कहां पर स्थानांतरित किया गया था, करनाल में स्थानांतरित किया गया। ये आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आता सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है, तो सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के कहां पर रहेगा, इंसार में रहेगा। कहां पर रहेगा, इंसार में। एशिया का सबसे बड़ा टीला माने जाने वाला राखीगढ़ी भी कहां पर रहेगा, इंसार में। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी कहां की हो जाएगी, इंसार की हो जाएगी। एशिया का सबसे बड़े क्षेत्रफल पर फैली यूनिवर्सिटी HAU यूनिवर्सिटी भी कहां पर हो जाएगी, इंसार पर हो जाएगी। तो ये एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। तो कई चीजों में इंसार का नंबर कहां पर आता है, एशिया में पहला आता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार आए ना तो थोड़ा सा और दिमाग देना, तो वो 2 बार भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित थी, तो ये प्यारे बच्चों पशुधन बीमा योजना। कौन सी योजना, पशुधन बीमा योजना, इसकी रिपोर्ट पर आधारित थी। गुरुजी कब आई थी, 29 जुलाई को ये योजना आई थी। कहां से शुरू की गई थी, इसकी शुरुआत झज्जर से की गई थी। ओम प्रकाश का नाम, धनखड़ जी का नाम आपने सुना होगा। इसमें ना जो गाय भैंस का प्रीमियम 100 रुपए था, भेड़ बकरी का प्रीमियम 25 रुपए था। अनुसूचित जाति के लिए ये योजना फ्री थी। यह स्वामीनाथन रिपोर्ट पर आधारित थी, ठीक है। तो ये आगामी एग्जाम में आ सकता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। याद कर लेना, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और हरित क्रांति की मैं बात करूं तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आई थी और इस दौरान हमने गेहूं मंगाया था मेक्सिको से, और 1 एकड़ में 2222 यानी 22 क्विंटल 22 किलो रिकॉर्ड गेहूं दर्ज की गई थी। 22 यानी 4 टाइम 2, 22 क्विंटल 22 किलो गेहूं रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। और ये चावल की पैदावार और गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन चावल से ज्यादा गेहूं की पैदावार हरित क्रांति ने बढ़ाई थी। अलग अलग फेजेज में चली थी। और हरियाणा में वन संतोर किस जिले में है, तो वन संतोर है ना जाति पुनर्स्थापना केंद्र जहां पर रहेगा वो कहां पर रहेगा, यमुना नगर में रहेगा। आपसे पूछे कि गुरुजी सरस्वती शुगर मिल कहां पर रहेगी, तो सरस्वती शुगर मिल भी कहां पर रहेगी, तो ये शुगर मिल है ना जो 1933 में बनी थी, ये कहां पर रहेगी, यमुनानगर में रहेगी। और हाथी क्या खाएगा, गन्ना खाएगा, तो गन्ना भी ज्यादा यमुनानगर में होता है। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी कहां पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। और छछरौली भी कहां पर है, यमुनानगर। उसे हरियाणा का चेरापूंजी या मानिसराम कहा जाता है। आगे आता है हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं, तो उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय बंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं, पंचकुला में पाए जाते हैं। और एक बार ऑप्शन में नहीं आया था पंचकुला, तो ऑप्शन में नहीं आया तो हमें मजबूरन यमुनानगर के साथ जाना पड़ा। वन कम कहां पर पाए जाते हैं, गुरुजी वन फतेहाबाद में आपके कम पाए जाते हैं। और कहां पर पाए जाते हैं, पानीपत में वन कम पाए जाते हैं। तो उस उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा रहेगा, तो हरियाणा का प्रमुख इको पार्क है ना प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है ना, वो हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, सुल्तानपुर
पक्षी बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर पक्षी बिहार। गुरुजी कहाँ पर रहेगा? यमुना, ये गुरुग्राम में रहेगा। कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? ये गुरुग्राम में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? ये गुरुग्राम में रहेगा। ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। गुरुग्राम में रहेगा। गुरुग्राम में कहाँ पर गुरुजी? फरूक नगर गुरुग्राम में रहेगा। यहाँ पर कौन सा सारस आता है गुरुजी? साइबेरियन सारस यहाँ पर विजिट करने के लिए आता है और उसे देखने के लिए ना दूर दूर से पर्यटक या दर्शक आते हैं। तो ये प्रमुख इको पार्क भी रहेगा और इसे सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में दिया गया। इसकी खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। आगे आता है मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई? तो इस योजना थी हरियाणा में हरियाली। किस योजना की शुरुआत की गई थी प्यारे बच्चों? हरियाणा में हरियाली। हरियाणा की हरियाली, ये हरियाणा की हरियाली या हरियाणा में हरियाली योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। वर्ष 2006 को हमने ना नई वन नीति आई थी और वर्ष 2006 को ना हमने बालिका वर्ष के रूप में मनाया था। और वर्ष 2006 में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना खानपुर कला सोनीपत में भी की गई थी। और वहां पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें कौन पढ़ती थी? मानुषी छिल्लर ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। तो हरियाणा की हरियाली योजना रहेगी, 2003 में आई थी। आगे आता है प्यारे बच्चों, भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में किसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया था? ये पूछा गया था किसे नामित नहीं किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय निम्नलिखित में किसी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया। तो ये प्यारे बच्चों किसे नहीं किया गया था? खोल ही रेतान को नहीं किया गया था। बाकी खोल ही रेतान को नहीं किया गया था, सुल्तानपुर को, कलेसर को, उन सभी को कर दिया गया था, लेकिन खोल ही रेतान को नहीं किया गया था। खोल ही रेतान वाइल्ड लाइन सेंचुरी कहाँ पर रहेगी? तो ये झज्जर में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? खोल ही रेतान ही है ना, ये पंचकुला में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? पंचकुला में। और भिंडावास और खप्परवास है ना, भिंडावास है और खप्परवास, वो कहाँ पर रहेगी? तो भिंडावास और खप्परवास वो झज्जर में रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? तो खोल ही रेतान कहाँ पर रहेगा? पंचकुला। इसे प्यारे बच्चों संवेदनशील घोषित नहीं किया गया था। ये याद कर लेना, आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभियान है? वैसे प्यारे बच्चों HSSC बार बार 8 ही मानता है, 8 के साथ जाओगे। वैसे ना 7 वन्य जीव अभियान है, क्योंकि 2018 में ना कहते हैं प्यारे बच्चों अबूब शेर है ना, अबूब शेर, उससे वन्य जीव अभियान का दर्जा छीन लिया गया था। और प्यारे बच्चों जो अभी वर्तमान में कितने हैं? 7, लेकिन ना ऑप्शन में आपको 8 ही मिलेगा। गुरुजी 8 कौन से? अबूब शेर हो गया, वो कहाँ पर है? सिरसा में हो गया, छिलछिला हो गया, कुरुक्षेत्र में हो गया, भिंडावास हो गया, खप्परवास हो गया, झज्जर में हो गया। ठीक है, खोल ही रेतान कहाँ पर हो गया? पंचकुला में खोल ही रेतान हो गया। और ये प्यारे बच्चों सब आगे आप पढ़ते हो, जैसे नाहर हो गया, वो कहाँ पर हो गया? रेवाड़ी हो गया, कलेसर हो गया, वो भी वन्य जीव अभियान रहेगा, वो कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में है। तो प्यारे बच्चों ये याद कर लेना, एक आप पढ़ोगे ना वीरवाड़ा और सरस्वती, वो जैव आरक्षित क्षेत्र रहेंगे। और नेशनल पार्क हरियाणा में 2 है। नेशनल पार्क गुरुजी कौन से है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया, कलेसर नेशनल पार्क हो गया। दो नेशनल पार्क 2 है। वाइल्ड लाइन सेंचुरी आज तक हरियाणा के जितने भी एग्जाम है आए हैं 8 ही आएगा। और प्यारे बच्चों वैसे अबूब शेर को 2018 में इस सूची से निकाला गया था। तो आज भी HSSC 8 ही मानती है। और ऑप्शन में 8 ना आए तो आप वन्य जीव अभियान कितने कर सकते हो? 7 कर सकते हो। तो थोड़ा सा इस बात का पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, इसका थोड़ा सा नोट कर लेना। इनके स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम वन्य जीव अभियान कौन सा रहेगा? तो प्राचीनतम ऑप्शन के हिसाब से जज करना था। तो प्यारे बच्चों जो खोल ही रेतान था ना, जैसे आप खप्परवास प्राचीन था 30 जनवरी 1987 को। ऑप्शन के हिसाब से सबसे प्राचीन कौन सा था? खप्परवास था। 30 जनवरी 1987 को ना उसको क्या किया गया? वाइल्ड लाइन सेंचुरी का क्या दिया गया था? दर्जा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप इजीली फाइंड आउट कर दोगे प्राचीनतम वन्य जीव अभियान कौन सा था? खप्परवास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान होता था। तो इसका नाम होता था राय मुकुंद दास होता था। क्या होता था प्यारे बच्चों? राय
मुकुंद दास होता था। इसने ना नारनौल कहाँ पर रहेगा गुरुजी, नारनौल है ना ये महेंद्रगढ़ में रहेगा। और प्यारे बच्चों महेंद्रगढ़ एकमात्र हरियाणा का जिला है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, नारनौल में। आने वाले टाइम में प्यारे बच्चों लिखवा कर ले लो, महेंद्रगढ़ का नाम बदलकर नारनौल किया जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों मेवात का नाम बदलकर क्या कर दिया गया नू, तो उसका पहले मेवात और महेंद्रगढ़ दो ऐसे जिले थे जिनका हेडक्वार्टर जिले में नहीं था, तो आने वाले टाइम में महेंद्रगढ़ का ही क्या करेगा नामकरण चेंज हो जाएगा। देख लेना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, नारनौल को किसका शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, नारनौल को कहा जाता है। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाएगा। खनिज में नंबर 1 महेंद्रगढ़ है, फल व सब्जियां महेंद्रगढ़ में नहीं होती है, तो ये याद कर लेना। मार्वल महेंद्रगढ़ में, मैग्नीज तो HSC का आई लव यू क्वेश्चन है, मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। आगे आता है खालिस्तान मस्जिद, ये बाबर है द्वारा इब्राहिम लोदी की विजय के उपलक्ष्य में बनाई गई थी, तो ये कौन सी मस्जिद थी, काबुली बाग मस्जिद थी। और काबुली बाग मस्जिद है ना, इसके अंदर एक चबूतरा था, उस चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था। औरंगजेब ने कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था, दीनी मस्जिद का निर्माण रोहतक में औरंगजेब ने करवाया था। तो ये, और शाहजहां के दीवान राय मुकुंदास ने नारनौल में जल महल बनवाया था। ये देखो आ गया रंग महल है ना, जो मुगल शासक खालिस्तान के काल में बुढ़िया में बनाया गया खूबसूरत महल है। तो ये किस मुगल शासक के टाइम में बनाया गया था, शाहजहां के शासन में बनाया गया। और शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक है। देखो मुगलों के स्टार्टिंग वालों के कार्यकाल याद कर लेना, 1526 से 30 तक है बाबर का शासनकाल था। फिर 1530 से 40 तक हुमायूं, फिर सूरवंश आ गया था 1545, जैसे 45 से लेकर ना 1500 आप पढ़ोगे 1555 से लेकर 1556 तक दोबारा कौन आ गया, हुमायूं। ऐसा राजा था जो 2 बार गद्दी पर बैठा। और औरंगजेब भी एकमात्र ऐसा राजा था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 1556 से 1605 तक कौन था, अकबर था। और 1605 से लेकर 1627 तक कौन होता था, तो ये होता था जहांगीर होता था। और 1627 से 1658 शाहजहां, और 1658 से 1707 तक कौन होता था, औरंगजेब होता था। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने शुरुआती 25 साल है ना नॉर्थ इंडिया में गुजारे थे और अंतिम 25 साल साउथ इंडिया में गुजारे थे। इसीलिए साउथ इंडिया को औरंगजेब का कब्रगाह भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा है वो कहाँ पर रहेगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वो औरंगजेब की पत्नी रबिया का मकबरा है। तो ये याद कर लेना, उसे काला ताज, काले पत्थरों का बना था, अधूरा ताज भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनेंगे। राय मुकुंदास ने नारनौल में एक महल बिरबल का छत्ता बनवाया था, जो मुगल शासक किसके दीवान थे, तो मुगल बादशाह शाहजहां के क्या होते थे, दीवान। शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया, तो मोहन सिंह मंडार की रियासत पूछी जाएगी। मोहन सिंह मंडार की रियासत कैथल होती थी। और उन्होंने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था, बाबर के। और बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था हसन खां मेवाती ने किया था। और उसे बल्ली ए मेवात कहा जाता था, बल्ली ए मेवात कहा जाता था हसन खां मेवाती को। और शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर रहेगा, नल्लड़ मेवात में रहेगा। ये क्वेश्चन आएगा। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक किसका शासनकाल रहेगा, बाबर का शासनकाल रहेगा भारत में। ये याद कर लेना। बाबर का पहला अभियान 1519 में रहेगा, किस जाति के खिलाफ है, यूसुफजाई जाति के खिलाफ। आगे आता है हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय। देख लेना प्यारे बच्चों, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था, तो ये बाबा फरीद ने किया था। सफरगंज पूरा नाम आपने सुना होगा, किसने किया था, बाबा फरीद ने इसकी क्या की थी स्थापना, किस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, बाबा फरीद ने की थी। किसने की थी प्यारे बच्चों, बाबा फरीद को इसका क्या कहा गया था, जन्मदाता किसको कहा गया था, बाबा फरीद को कहा गया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बाबा फरीद के नाम से कहते हैं। फरीदाबाद का नाम क्या पड़ा था, फरीदाबाद पड़ा था।
चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। आगे आता है खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में लोधी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सियासन पे विजय की स्मृति में बनाई गई थी। यह काबुली बाग मस्जिद बनाई गई थी असमत बेगम की याद में, जो बाबर की क्या होती थी पत्नी मुस्मत बेगम की याद में उन्होंने निर्माण करवाया था। इसमें चबूतरा है ना वो हुमायूं ने बनाया था। कहते हैं जैसे प्यारे बच्चों बाबर है ना ये प्यारे ये भारत की अगर पूछे जाए ना मुगलों की भारत में पहली मस्जिद भी कौन सी थी, काबुली बाग मस्जिद होती थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1872 में नारनौल के आसपास है। ये प्यारे बच्चों 1872 गलत कर दिया, ये 1672 है। कब कौन सा बेहतर है, 1672 है। नारनौल के आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह हुआ जिसे क्या कहा जाता है, सतनामी विद्रोह कहा जाता है। सतनामी विद्रोह कब हुआ था, 1672 में हुआ। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन होते थे, संत बीरभान। संत बीरभान जी ने ना किस संप्रदाय की स्थापना की थी, सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। वर्ष 1672 में नारनौल के आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था। नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया। कौन सा विद्रोह था, सतनामी। औरंगजेब के टाइम में जाट विद्रोह भी हुए थे, सतनामी विद्रोह भी हुए, और सिखों ने भी औरंगजेब से क्या लिया था, लोहा लिया था। और प्यारे बच्चों औरंगजेब है ना ये क्या होता है, कहते हैं सिखों के 9वें गुरु है ना गुरु तेग बहादुर जी को मतलब है शहीदी इन्हीं के टाइम में हुई थी। इन्होंने एक बर्बर शासक होता था और कहाँ तो अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी स्वर्ण मंदिर के लिए, कहाँ अकबर के बेटे जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मरवाने का काम किया था। 1556 में ये पूछा जाता है, 1556 की बात है। अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो वो कौन होता था प्यारे बच्चों, हेमू होता था। हेमू का संबंध कहाँ से होता था, रेवाड़ी से होता था। और पानीपत की लड़ाई से पहले हेमू कहते हैं 22 लड़ाइयां लड़ा था, हारा नहीं था। इसीलिए आ सकता है हरियाणा का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा का नेपोलियन हेमू को कहा जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। रियल में नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का राजा बना था। वो कहाँ का था, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। सूरदास निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो संत सूरदास का जन्म है ना 1478 ईस्वी में हुआ था, जो विवादित है। और कहते हैं संत सूरदास के गुरु का नाम क्या होता था, आचार्य बल्लभाचार्य होता था। आचार्य बल्लभाचार्य ना आए तो संत हरिदास इनके क्या होते थे, दूसरे गुरु होते थे। किसके समकालीन होते थे, एक मुगल बादशाह होता था, आपको पता है। आप ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है प्यारे बच्चों, हुमायूं का बेटा होता था, उसका क्या होता था, ये समकालीन होता था। संत सूरदास जी का गांव कौन सा था, सही गांव फरीदाबाद में उनका जन्म हुआ था। वीडियो कैसी लगी हर एक बच्चा कमेंट करके जरूर बताए, क्योंकि प्यारे बच्चों एक बच्चे ही है ना वो अच्छे टीचर को अच्छा बनाते हैं, कोई भी टीचर अच्छा नहीं होता। तो हर एक बच्चा ना कमेंट करके आज बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप जब तक बताओगे नहीं ना तब तक हम में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हम कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। और गारंटी लेता हूं प्यारे बच्चों आपके एग्जाम तक है ना, अगर ये सीईटी की आपने ये जो हमने एनटीए की श्रृंखला शुरू की है, अगर आपने ये सारी की सारी वीडियो देखो, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सीईटी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, और एग्जाम तक मान के चलो कम से कम 100 वीडियो डाल दूंगा। आज ये 31वीं वीडियो है, और 100 वीडियो से ना प्यारे बच्चों इतने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन भी हरियाणा जी के करंट को छोड़ दो, करंट की मैं ना जल्दी प्यारे बच्चों 6 महीने की इस साल का जो मैंने बीच में करंट नहीं करवाई थी, जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई मेरे को सारा पता है। तो 6 महीने की करंट अफेयर की ना एक ही वीडियो में मैं 6 महीने की करंट अफेयर करवा दूंगा, बिल्कुल डिटेल से करवा दूंगा। क्योंकि अपनी करंट अफेयर की एक अभी नई बुक आ रही है प्यारे बच्चों, उसमें से ना मतलब बहुत अच्छा डेटा है ना, वो एक ही वीडियो में मैं आपको बिल्कुल यूट्यूब पर करवा दूंगा। 6 महीने की करंट अफेयर करवा दूंगा, ताकि बच्चों का टाइम भी खराब है ना हो। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और दोबारा कहूंगा
कि दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है, देर से बनो लेकिन जरूर बनो। और उनको सच करके दिखाना है जिन्होंने आपको ताना दिया था कि तू कुछ कर नहीं सकता, उनको आपको झूठ साबित करना है और खुद को सच्चा साबित करके दिखाना है। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।